बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रोविजन का मीनिंग किया, मीनिंग ऑफ प्रोविजन। इसके बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 है, पार्ट 2 टेक्स्ट बुक। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन आर एज अंडर Provision is an amount appropriated from profit or income for specific purpose। इसमें आपको सिर्फ एक ही शब्द याद करना है, स्पेसिफिक। मैंने पहले भी बताया प्रोविजन का पैसा किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज कर सकते हैं। या और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच इट वाज क्रिएटेड। तो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, स्पेसिफिक। पूरा सेंटेंस तो एग्जाम में किसी को याद नहीं रहेगा। ऑथर को बुला के पूछो तूने ये बुक लिखी है, तेरे बुक याद है पूरी? वो बोलेगा नहीं। पूरी बुक थोड़ी किसी को याद होती है, पूरी बुक कभी आप रट्टा नहीं मार पाओगे। आपको एक एक शब्द याद करना है और हमेशा ट्राई करना है कि खुद की लैंग्वेज में लिखो। ग्रामर सही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पर एक एक शब्द याद करना है। प्रोविजन इज एन अमाउंट अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस और लायबिलिटीज for which the amount cannot be determined accurately। amount cannot be determined। ये जो appropriated शब्द है, appropriated मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे निकालना। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे निकाल के साइड में रखते हैं, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएटेड। तो स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। अमाउंट, उसकी प्रोविजन की अमाउंट हमको मालूम नहीं होती है, मतलब कितना लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, कितना लॉस होगा, वो अमाउंट हमको नहीं मालूम। रीजन मालूम है कि कहाँ पे पैसे पे करने हैं, लेकिन अमाउंट नहीं मालूम। ओके, प्रोविजन इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने डिफरेंस बिटवीन में भी बताया। मैंने डिफरेंस बिटवीन में बताया कि जनरल रिजर्व जो होता है, जनरल रिजर्व का पैसा हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से निकालते हैं और प्रोविजन का पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है। तो जनरल रिजर्व का पैसा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से निकालते हैं और प्रोविजन का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालते हैं। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन इज मेड फॉर प्रोबेबल एक्सपेंस, लॉस और लायबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर एंड देयरफॉर इट इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर एंड हेंस द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैन बी एसेस्ड। तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, ट्रू प्रॉफिट और लॉस। मतलब प्रोविजन में पैसे जमा करने के बाद, प्रोविजन में पैसे डिपॉजिट करने के बाद बाकी जितना प्रॉफिट बचा वही हमारा ट्रू प्रॉफिट है। तो इन शॉर्ट, प्रोविजन में पैसे जमा करके रखने चाहिए ताकि हमको पता चले कि सही में हमारा ट्रू प्रॉफिट या लॉस कितना है। ओके, प्रोविजन इज मेड टू प्रिवेंट इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर on the financial performance in future। financial performance in future, दिमाग लगाओ बेटा। आपको आपके बिजनेस में अगर आज से 5 साल बाद आपके बिजनेस में एक 1 करोड़ रुपीस की मशीनरी खरीदनी है, आज से 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए की मशीन चाहिए ही चाहिए। तो अब जब 5 साल बाद आपको मशीन चाहिए और अगर आप आज से ही उसकी प्लानिंग करते हो, हर साल 10 लाख 20 लाख 25 लाख हर साल संभाल के साइड में करके रखते जाओगे, तो 5 साल बाद वो मशीन खरीद पाओगे। अगर आप 5 साल बाद, अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया है और 5 साल बाद डायरेक्टली 1 करोड़ में अपने बिजनेस में निकाल दोगे, तो बिजनेस के परफॉर्मेंस पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। आपका बिजनेस स्ट्रगल करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बिजनेस में से निकालना बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, हर साल अभी से ही प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं हर साल 5 लाख 10 लाख 20 लाख अभी से ही साइड में करते जाऊं, तो मैं 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीद पाऊंगा। तो जब 5 साल बाद आपका बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप धीरे धीरे पैसे जमा करते जाओगे। फिर नॉन liability of future can be spread evenly over certain years by making provision। spread evenly, वही अभी मैंने आपको बताया। 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदनी है, लेकिन उसका पैसा 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा।
स्प्रेड इवनली। करोड़ रुपए एक साथ नहीं निकालेंगे, हर साल 20-20 लाख रुपए निकालेंगे बिजनेस में, तो आपका जो लायबिलिटी है वो स्प्रेड हो जाएगा इवनली। आगे, assumption of going concern and principle of prudence can be followed by making provision। अब going concern मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट में बताया कि हमारा बिजनेस चलते जाएगा। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस चलते रहेगा। प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा बिजनेस में हमको हमारी लायबिलिटीज ज्यादा दिखानी चाहिए, लायबिलिटीज होनी नहीं चाहिए ज्यादा, पर दिखानी ज्यादा चाहिए, राइट। तो ये प्रूडेंस कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी फॉलो होगा अगर आप प्रोविजन बनाओगे। तो प्रोविजन बनाओगे, उसमें पैसा जमा करके रखोगे, तो वो पैसा आने वाले टाइम में आपको काम आएगा। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस चलते रहेगा, तभी तो आप आज से ही प्रोविजन बना रहे हो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब क्या, अवर बिजनेस विल गो ऑन, तो हम पहले से ही उसका पैसा जमा करके रखेंगे एंड द बिजनेस विल गो ऑन। प्रूडेंस कंसेप्ट मतलब लायबिलिटीज बढ़ाते रहो, एसेट्स को कम करते रहो। एसेट्स होने ज्यादा चाहिए पर दिखने कम चाहिए, ये प्रूडेंस कंसेप्ट होता है। आगे, इफ प्रोविजन इज नॉट मेड अगेंस्ट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन फ्यूचर द कैपिटल ऑफ द बिजनेस मे बी वाइप्ड ऑफ, सच रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग प्रोविजन। ठीक है, सीधी बात है, जितने भी एसेट्स हम खरीदते हैं बिजनेस में, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, जितने भी एसेट्स हम खरीदते हैं उसमें लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो, बाकी सारे एसेट्स की वैल्यू कम होते जाती है। मशीनरी हो, व्हीकल्स हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, सारे एसेट्स की वैल्यू कम होते जाती है। सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कभी बढ़ती भी है कभी कम भी होती है, बट मोस्टली 90% केसेस में वैल्यू बढ़ती है लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी सारे एसेट्स हमारे कम होते हैं। तो हमको मालूम है कि आज अगर हमने आज एक मशीन खरीदी तो 10 साल बाद, 5 साल बाद न्यू मशीन चाहिए, तो पैसे जमा करो, क्योंकि 5 साल बाद एक साथ पैसे निकाले बिजनेस वाले, तो बिजनेस का जो कैपिटल है दैट विल बी वाइप्ड ऑफ। आगे मैं ये सारे अंडरलाइन मिटा देता हूँ, आप लोग अंडरलाइन कर लेना जो भी सब मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए। आगे, required funds can be managed by making provision of a certain amount every year out of the profit on the expiry of the useful life of an asset. The managed funds can be used to purchase new asset। फिर से वही बात लिखी हुई है, एक ही बात, अलग अलग वोकैबुलरी, अलग अलग शब्द यूज करके एक ही बात लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसे जमा करते जाओ, जब पुराने एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो नया एसेट खरीदने के लिए प्रोविजन का पैसा काम आएगा। तो इन्होंने वही लिखा है कि अगर आपने आज एक नया एसेट खरीदा है तो 5 या 10 साल में वो एसेट पुराना हो जाएगा, और जब 5 या 10 साल में ये वाला एसेट पुराना हो जाएगा तब आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए अभी से पैसे जमा करने चाहिए। ये प्रोविजन का इंपॉर्टेंस भी हो गया। फिर इसके बाद रिजर्व है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।